हेलो एवरीवन। जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में, करेक्ट है। और मैंने आपको यह बताया था कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। और नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को अगर आपको डील करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स थे, ठीक है। हमारे पास पहला मेथड था वो था लंप पैरामीटर एनालिसिस, ठीक। सेकंड मेथड था हमारे पास हेजलर चार्ट मेथड, और जो थर्ड मेथड था हमारे पास था एरर फंक्शन मेथड, करेक्ट। अब आपके पास कौन सा मेथड आप यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉब्लम मिलता है तो उस प्रॉब्लम में आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करना है, उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने एक डायमेंशनलेस नंबर जिसको हमने बोला था बायोट नंबर, ठीक है, एक डायमेंशनलेस नंबर हमने डिफाइन किया था। और वो जो डायमेंशनलेस नंबर क्या था, ठीक है, बायोट नंबर। एंड दैट बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको पता होगा। जो बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, बायोट नंबर दैट इज नथिंग बट द एच एल डिवाइडेड बाई के एस, करेक्ट है, राइट। और एच क्या है भाई, एच आपके पास था हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड द मीडिया, राइट। एल मेरे पास क्या था, एल मेरे पास था कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, ठीक है। और वो क्या था, दैट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर, ठीक है। यहां से अगर मैं बायोट नंबर की बात करता हूं तो एच मेरे पास, ठीक, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एल मेरे पास क्या है, एल इज नथिंग बट द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर, राइट। और अगर मैं बोलता हूं के एस मेरे पास क्या है, के एस इज नथिंग बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। यहां से हमने बायोट नंबर डिफाइन किया था और बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही था आपके पास, राइट। और बायोट नंबर के बेसिस पे, और बायोट नंबर बेसिकली था क्या, बायोट नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, ठीक, बायोट नंबर क्या था, बायोट नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आईसीआर टू ईसीआर, ठीक है। एंड व्हाट इज आईसीआर, व्हाट इज ईसीआर, ठीक। यहां से अगर बायोट नंबर डिफाइन करते हैं, बायोट नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आईसीआर टू ईसीआर, ठीक है। आईसीआर का मतलब इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक, और ईसीआर का मतलब क्या है, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, राइट। ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। और इस यहां पे, ठीक है, आईसीआर और ईसीआर के बेसिस पे, ठीक है, आईसीआर और ईसीआर के बेसिस पे कि आपके पास, ठीक है, तीन केसेस हमने बनाए थे, ठीक है। तीन केसेस कौन कौन से थे, जो पहला केस था वो था अगर ऑर्डर ऑफ आईसीआर इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ ईसीआर, ठीक है, ये आपके पास पहला केस है। और इस केस में आपके पास डेफिनेटली जो बायोट नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। और किससे कम होगी, 0.1 से। और अगर 0.1 से कम है बायोट नंबर की वैल्यू तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, करेक्ट। ये सारा चीज हमने देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, ये सारा चीज हमने देखा हुआ है, क्लियर। अच्छा, सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था हमारे पास इफ ऑर्डर ऑफ आईसीआर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ईसीआर, राइट। इस केस में बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से ज्यादा बट लेसर देन 100, राइट। इस केस में कौन सा मेथड यूज करना है आपको, हेजलर चार्ट मेथड, हेजलर चार्ट मेथड, राइट। और हमारे पास जो थर्ड केस था वो क्या था, थर्ड केस जो था हमारे पास इफ ऑर्डर ऑफ आईसीआर इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ईसीआर, राइट। इस केस में हमको बायोट नंबर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, राइट। और इस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे एरर फंक्शन मेथड, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और एक चीज और मैं यहां पे आपको बता दूं कि आपके पास अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, स्पेशली अगर हम गेट की बात करते हैं, जो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये सारी चीज आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट मेथड, एंड दैट इज नथिंग बट द लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, राइट। और इसी चीज को आपको अब अच्छे से देखना है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है, कि आपके पास कभी भी देखो कॉन्सेप्ट समझना आसान है, ठीक है, एनालिसिस आसान है अगर आप समझ पाओगे तो,
राइट, बड़ा आसान है ये, राइट। और ये बात भी पक्की है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, ठीक है। सो हेडिंग डालेंगे लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। चलिए अब यहां पे देखते हैं, ठीक है, कि लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से जो आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे और किस टाइप के प्रॉब्लम में, ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम में आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस जो है वो वैलिड होगा, राइट। सो सबसे पहले जब भी आपको प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बायोट नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि लैम्ब्डा पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है, सो वहां पे बायोट नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम में अगर आपको नहीं बोला होता तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? बायोट नंबर कैलकुलेट करेंगे। और बायोट नंबर कैसे कैलकुलेट करना है? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से पता है, वहां से आप बायोट नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। और बायोट नंबर की वैल्यू अगर आपके पास 0.1 से कम है, सो उस केस में आपके पास क्या होगा? लैम्ब्डा पैरामीटर एनालिसिस जो है वो वैलिड होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, राइट। अब देखिए, अब यहां पे कि किस टाइप के प्रॉब्लम में, ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम में आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड होता है, इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। सो यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई आईसीआर, सो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, इसको हम क्या लिखते थे? दिस इज नथिंग बट द एल बाई के ए, यही हमने लिखा था। और अगर मैं बात करूं ईसीआर, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो इसको हमने क्या लिखा था? 1/HA। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। सो यहां से अगर मैं बोलूं कि L/KA is very very lesser than as compared to 1/HA, करेक्ट। सो A से A यहां चला गया। Now L/KA is very very lesser than 1/H। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास बायोट नंबर की वैल्यू आपको क्या चाहिए? बायोट नंबर की वैल्यू आपको कम से कम चाहिए, मतलब 0.1 से तो कम होना चाहिए। सो यहां पे क्या है? बायोट नंबर की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? बायोट नंबर की वैल्यू आपके पास कम होनी चाहिए। सो बायोट नंबर की जो वैल्यू है वो आपको कम कैसे मिलेगा, राइट। अगर मैं बोलता हूं बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? HL डिवाइडेड बाई, ये हो गया मेरे पास क्या? ये मेरे पास हो गया KS, राइट। सो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो? कि आपके पास, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या होना चाहिए? आपके पास बहुत कम होना चाहिए। सो ये वाला टर्म जो देख रहे हो L/K, ये कम कब होगा? सो डेफिनेटली यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर K की वैल्यू, राइट, अगर K की वैल्यू क्या हो? K की वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा हो, राइट। K की वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा होगा, मतलब हाइपोथेटिकली, थ्योरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं? K की वैल्यू हमारे पास क्या हो? K की वैल्यू हमारे पास हो इनफाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो अगर मेरे पास K की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी, सो डेफिनेटली ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म मेरे पास कम आएगा। सेकेंड मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई? सेकेंड मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास L इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। सो L की वैल्यू क्या हो? L की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो? L की वैल्यू भी मेरे पास कम हो, ठीक है। K की वैल्यू मेरे पास ज्यादा हो और L की वैल्यू मेरे पास क्या हो? L की वैल्यू मेरे पास कम हो, राइट। अब जैसे कि मान लो, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है? आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर मेरे को L फाइंड आउट करना है तो L मैं क्या लिखता हूं? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर। और स्फीयर के केस में कितना आता था? ये आता था मेरे पास R/3, यही था। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू अगर मेरे को कम से कम चाहिए, सो पहला चीज तो K की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी चीज यहां से देखोगे तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? L की वैल्यू कम होनी चाहिए। मतलब यहां से क्या समझ आ रहा है? L की वैल्यू कम तभी मिलेगी जब आपके पास R क्या हो? R आपके पास कम हो। R आपके पास क्या हो? कम से कम हो, राइट। सो सेकेंड आपके पास क्या होना चाहिए? सेकेंड आपके पास L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? L की वैल्यू आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। L की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? L की वैल्यू आपके पास कम होनी चाहिए। सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो R है, ठीक है, R इज नथिंग बट द रेडियस, ठीक है। जैसे मैंने स्फीयर का एग्जांपल लिया था तो R मेरे पास क्या है? R मेरे पास है रेडियस। सो R की वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए? R की वैल्यू मेरे पास बहुत कम होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो जो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का रेडियस बोल लीजिए, डायामीटर बोल लीजिए, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? R जो है वो कैसा होना चाहिए? वो आपके पास मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो जो आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो वहां पे आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस के वैलिड होने के चांसेस ज्यादा है।
क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड यहां से अगर देखोगे तो ये जो h की वैल्यू है, राइट, h अगर यहां पे देखोगे तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू भी कम से कम होनी चाहिए, राइट। h की वैल्यू भी मेरे पास क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू भी मेरे पास कम से कम होनी चाहिए, तभी तो आपके पास 1/h ज्यादा आएगा ना, राइट। सो यहां से आपके पास अगर मैं थर्ड बोलूं तो h की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू भी आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर हो गई थ्री बात, ठीक है। सो लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के वैलिड होने के चांसेस, ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के वैलिड होने के चांसेस कहां कहां पे है? जहां पे आपके पास k की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, k की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मतलब आपके पास, जैसे हम थर्मल कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम मटेरियल में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम किसके लिए होता है? डायमंड के लिए। लेकिन जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल में जो मैक्सिमम होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है आपके पास सिल्वर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो आपके पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके पास मेटल्स है, और मेटल्स के केस में आपके पास क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास हाई होती है, ठीक है, इन द रेंज ऑफ, ठीक है, जैसे सिल्वर की बात करते हैं तो इन द रेंज ऑफ 400 वॉट पर मीटर केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप बात करोगे कॉपर के केस में 380 के आसपास होता है, ठीक है। सो वहां पे आप देख रहे हो कि आपके पास के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू आपके पास ज्यादा है, राइट। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हम बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। सो अगर मान लो मेरे पास स्फेरिकल बॉल है तो स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर है या रेडियस है क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट है। और ऑब्जेक्ट और जो मीडिया है उनके बीच में जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, उस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मेरे पास कम से कम होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में आप ये बोल सकते हो, इस केस में आपके पास चांसेस है कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस क्या हो? लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस जो है वो वैलिड हो, मतलब बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो भाई मैंने तो बता दिया कि आपको करना क्या है, पहले बायोट नंबर कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम अगर मिलता है तो, और प्रॉब्लम में अगर बोलता है कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है तो वहां पे बायोट नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर देख रहे हो कि ये जो आपके पास जो प्रॉब्लम, ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड से जो सॉल्व करने वाले हैं, वहां पे आपके पास k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं k की वैल्यू थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट तो होगी नहीं ना, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। सो थ्योरेटिकली हम क्या बोल रहे हैं? थ्योरेटिकली आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि इस टाइप के प्रॉब्लम को, जिस टाइप के प्रॉब्लम को हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम को और हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम, राइट। सो कई बार आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि जो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है उसको किस मेथड से सॉल्व करें? तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे? लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड से, राइट। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को और क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम। क्लियर है? सो जिस प्रॉब्लम को लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से हम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को हम और क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम, राइट। सो यहां पे समझना थोड़ा ध्यान से। और मान लीजिए आपके पास क्या है? मान लो आपके पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है भाई? ये आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? k, राइट। और k की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो थ्योरेटिकली मैं क्या बोल रहा हूं? थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूं k की वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है, राइट। अब मान लो मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास एक मीडिया है, ठीक है, और ये कैसा मीडिया है? मान लीजिए कूलिंग मीडिया है। मान लीजिए आपके पास क्या है? ये आपके पास कूलिंग मीडिया है, और ये जो कूलिंग मीडिया है, इस कूलिंग मीडिया का जो टेम्परेचर है इसको मैंने बोल दिया T इनफाइनाइट है, राइट। और ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो जिसका इनिशियल टेम्परेचर, सो टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है Ti के बराबर, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास क्या कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं? इस कूलिंग मीडियम में इमर्स कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं? इस कूलिंग मीडियम में क्या कर रहा हूं? कूलिंग मीडियम में मैं इमर्स कर रहा हूं। तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये कहां पे आ गया? इस कूलिंग मीडियम में आ गया, राइट। अब देखो, अब यहां से क्या होने वाला है? आपके पास हीट एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है भाई, बिकॉज Ti इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी, राइट। सो यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है
कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इससे हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा कहां पे, इस कूलिंग मीडियम में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, विद इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर, राइट, विद इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, कंडक्शन, राइट। सो जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको अगर हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, Q डॉट इज नथिंग बट द K dt by dx, लिख सकते हैं कि नहीं, K dt by dx। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अब यहां से अगर आप देखोगे तो देखो भाई, यहां से ये जो Q डॉट है, राइट, ये जो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट से जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं Q डॉट। क्लियर? सो Q डॉट जो है वो, Q डॉट मेरे पास क्या है, Q डॉट मेरे पास कांस्टेंट है, Q डॉट मेरे पास कांस्टेंट है, ये वाला टर्म मेरे पास क्या है, ये वाला टर्म मेरे पास कांस्टेंट है, राइट। अब देखो, ये वाला टर्म अगर मेरे पास कांस्टेंट है और K की वैल्यू मेरे पास कहां पे है, K की वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा है, K की वैल्यू मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट है। सो ये जो dt by dx की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, Q डॉट के बराबर, करेक्ट है। सो जो Q डॉट है ये मेरे पास कांस्टेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको भी कांस्टेंट रहना है। K की वैल्यू अगर आपके पास बहुत ज्यादा होगी तो ये तो बात पक्की है ना कि जो dt by dx की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास बहुत कम होगी, मतलब टेंड्स टू 0। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मेरे को क्या दिख रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये तो हो गया dt by dx, क्या दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। Why it is approximately equal to 0? Why dt by dx is approximately equal to 0? Because the thermal conductivity of this solid is very high. थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कितना है आपके पास, तो हमने बोल दिया थियोरेटिकली इनफाइनाइट है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अगर K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए ना भाई, तो मिनिमम कितना हो गया, तो मैंने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 0। K की वैल्यू को मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, तो dt by dx क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि dt by dy क्या होगा, तो ये भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0। dt by dz क्या होगा, तो ये भी मैं बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा है इस चीज को समझना, मतलब यहां पे आप देख रहे हो कि अगर, ठीक है, अगर आपके पास लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस अगर वैलिड है तो उस केस में विद इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। सो यहां पे क्या देख रहे हो, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं dt by dx 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ x। dt by dy 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ y। dt by dz अगर 0 है तो टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ z। इसका मतलब क्या समझ आया, इसका मतलब समझ आया कि टेम्परेचर तो स्पेस का फंक्शन है ही नहीं। विद इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? क्योंकि dt by dx 0, dt by dy 0, dt by dz 0। व्हाई इट इज 0? बिकॉज k वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा है तो यहां से आपको दिख रहा है कि भाई जो ग्रेडियंट है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। राइट। सो इस वे में हम यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो स्पेस का फंक्शन है ही नहीं। टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन तो है ही नहीं। तो टेम्परेचर अगर स्पेस का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा टाइम का फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो इस चीज को भी याद रखना कि जब हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस केस में टेम्परेचर स्पेस का फंक्शन नहीं है। टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई इस टाइप के प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को और क्या बोलते हैं, पहला तो हमने क्या बोला, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम। सेकंड और क्या बोलते हैं, सेकंड हम बोलते हैं नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रॉब्लम। नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रॉब्लम। राइट। सो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से।
ठीक है। इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी के प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? किस मेथड से सॉल्व करेंगे? लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से इतना डिस्कशन होने के बाद आपको यह समझ आ चुका होगा कि भाई टेम्परेचर, जब हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड यूज करेंगे, टेम्परेचर स्पेस का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन नहीं है, तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या हो गया भाई, देखो ये मेरे पास कूलिंग मीडिया है, राइट, और ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है? जिसका इनिशियल टेम्परेचर टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे कितना था? Ti, करेक्ट है। कूलिंग मीडिया का टेम्परेचर कितना था? T इन्फिनिटिव, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे देखिएगा, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे, टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, दिख रहा है आपको? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? तो भाई अभी हमने बोला टेम्परेचर तो स्पेस का फंक्शन है ही नहीं, और टेम्परेचर अगर स्पेस का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब जो टेम्परेचर यहां है वही टेम्परेचर यहां है, वही टेम्परेचर यहां है, वही टेम्परेचर यहां है, वही टेम्परेचर यहां है। इसका मतलब एवरीवेयर, हर जगह पे टेम्परेचर क्या होगा? Ti के बराबर ही होगा इनिशियली। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए ये टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलता हूं टाइम टाउ इज इक्वल टू, मान लीजिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर में क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए टेम्परेचर हो गया 250 डिग्री सेल्सियस। ये 250 डिग्री सेल्सियस कहां का टेम्परेचर है? ये 250 डिग्री सेल्सियस है, वो कहां का टेम्परेचर होगा? इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा। तो क्या होगा? किस पॉइंट का होगा? तो आप क्या बोलोगे भाई, टेम्परेचर जो है सिंस स्पेस का फंक्शन तो है ही नहीं, टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन तो है ही नहीं, और स्पेस का फंक्शन अगर नहीं है तो भाई आप किसी भी जगह का टेम्परेचर पूछो, टाइम टाउ इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे वो कितना होगा? वो 250 डिग्री सेल्सियस के 250 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस केस में टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन दिख रहा है? टाइम का फंक्शन, स्पेस का फंक्शन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट टाइम टाउ पे, नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपके पास 20 सेकेंड, 20 सेकंड के बाद टेम्परेचर कितना हो गया? मान लीजिए 220 डिग्री सेल्सियस। 220 डिग्री सेल्सियस, दैट एवरीवेयर टेम्परेचर इज 220 डिग्री सेल्सियस इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, इनसाइड दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब देखो अब क्या हो रहा है, इधर समझना ध्यान से थोड़ा सा। व्हाई इट इज कॉल्ड, ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस क्यों बोलते हैं, इस चीज को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, राइट। देखो यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे टेम्परेचर, मान लो यहां का टेम्परेचर T इन्फिनिटी, जस्ट टेक एन एग्जांपल भाई, बाबू ये कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। आपके पास जो कूलिंग मीडिया है, उस कूलिंग मीडिया का टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया हमने, राइट। अच्छा, किसी टाइम 10 सेकंड पे टेम्परेचर यहां का भी 250 है, 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 दैट एवरीवेयर टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है समझना, यहां पे पूरी की पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक सिंगल टेम्परेचर है, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? एक सिंगल टेम्परेचर है, और पूरी की पूरी बॉडी का जब एक सिंगल टेम्परेचर है तो यहां से पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी है वो कहां जा रहा है? पूरा का पूरा हीट एनर्जी एक साथ, पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी है वो एक साथ कहां जा रहा है? एक साथ जा रहा है इस कूलिंग मीडिया में। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां का टेम्परेचर 250 है, यहां का टेम्परेचर 230 है, यहां का टेम्परेचर 220 है, तो यहां से अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहां से अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहां से अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा। अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कब ट्रांसफर होता? जब टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन भी होता। बट यहां पे टेम्परेचर स्पेस का फंक्शन है नहीं, टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन है नहीं, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक सिंगल टेम्परेचर है। तो यहां से क्या हो रहा है? पूरी की पूरी हीट एनर्जी एक साथ निकल के कहां जा रहा है? उस कूलिंग मीडिया में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो एक साथ निकल के जा रहा है, तो एक साथ अगर निकल के जा रहा होगा तो हम क्या बोलते हैं इसको? अगर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक साथ अगर कोई चीज, हम मार्केट जब जा रहे हैं, ठीक है, जब हम मार्केट गए और कोई चीज हमने एक साथ उठा ली तो हम क्या बोलते हैं कि भैया वहां से हमने लमसम अमाउंट उठा लिया। वैसे हम बोलते हैं ना यार कि वहां से हमने लमसम अमाउंट उठा लिया। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे भी पूरी हीट एनर्जी एक साथ निकल के कूलिंग मीडिया में जा रहा है, तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे कि भाई लमसम अमाउंट में हीट एनर्जी आपके पास मीडिया में गया है।
आप यही बोलोगे ना, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। क्लियर है पॉइंट? जब आप मार्केट जाओगे, ठीक है, तो जब कभी आप मार्केट में जाना तो मार्केट में आपके पास बोर्ड में लिखा होता है, अगर हिंदी में आप देखोगे तो हिंदी में लिखा होता है थोक एवं चिल्लर। कभी आप जाके देखिएगा मार्केट में लिखा होता है, अगर आप हिंदी में देखोगे तो लिखा होता है थोक एवं चिल्लर। सो चिल्लर का मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ठीक है। जब हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में हम एक साथ कोई चीज ना उठा के हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उठा रहे हैं। हमने क्या किया, मान लो अगर हमको शुगर लेना है तो हमने क्या किया, 1 kg शुगर लिया, तो वो हो गया चिल्लर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 1 kg शुगर की जगह मैं पूरा का पूरा 1 बोरी शुगर उठा लेता हूं, तब मैं उसको बोलता हूं लमसम अमाउंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी सेम चीज हो रही है। यहां पे भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी है वो एक साथ कहां जा रहा है, मीडियम में जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई यहां तक मैंने आपको समझाया कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम में आपको लगाना है, जहां पे ऑर्डर ऑफ आईसीआर इज वेरी वेरी लेसर देन द ऑर्डर ऑफ ईसीआर। सो आईसीआर ईसीआर बार बार चेक नहीं करना, ठीक है, बायोट नंबर है उसके लिए। बायोट नंबर अगर लेसर देन 0.1 आ रहा है तब हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस लगाएंगे। और बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 कब आएगा बायोट नंबर की वैल्यू लेसर देन 0.1, सॉरी, बायोट नंबर की वैल्यू लेसर देन 0.1 कब आएगा, जब आपके पास या तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, या तो आपके पास क्या हो, या तो आपके पास आर की वैल्यू, आर मतलब डायमेंशन, आर की वैल्यू कम हो, या मेरे पास एच की वैल्यू क्या हो, एच की वैल्यू क्या हो, एच की वैल्यू भी मेरे पास कम हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो इनमें चांसेस है कि आपके पास क्या होगा, बायोट नंबर की जो वैल्यू है वो लेसर देन 0.1 आए और लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस क्या हो, वैलिड हो, राइट। और एक चीज और मैंने आपको समझाया कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को और हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, राइट। ये भी तो एक केस है ना कि के की वैल्यू आपके पास क्या हो, इनफाइनाइट हो। सो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम को आप किससे सॉल्व करोगे, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से, ठीक। के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो dt by dx क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और dt by dx अगर नेग्लिजिबल है तो भाई क्या बन गया, ये नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रॉब्लम, राइट। और नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, वो स्पेस का फंक्शन नहीं होगा, राइट। सो क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे फिर हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस देखेंगे कि कैसे आगे हम, ठीक है, आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर हम बोलता हूं कि भाई मान लो टाउ इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है पॉइंट। सो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई मान लीजिए 10 सेकंड के बाद ये जो आपके पास टेम्परेचर होगा, 10 सेकंड के बाद ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे भी आपके पास दो ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है, टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना, कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, स्पेस के साथ तो वेरी कर ही नहीं रहा है। सो टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है तो आपको देखो इनिशियली टेम्परेचर कितना था, 300, इसका टेम्परेचर कितना था, 30, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, राइट। फिर बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 250, राइट। यहां का टेम्परेचर कितना है, 30, फिर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको वो जो हर एक इंस्टेंट पे जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। क्योंकि यहां पे टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है और टेम्परेचर अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। दैट्स व्हाई यहां पे हमको इंस्टैंटेनियस हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे भी आपके पास दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन कैसा है, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे फाइंड आउट करोगे, हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए।